हम लोग पढ़ेंगे। तो 2 पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड जो हम बनाते हैं रेप्लिकेशन के समय उन दोनों को अलग अलग करेंगे और उनके साथ एक नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, अर्थात पेरेंटल स्ट्रैंड रेप्लिकेशन के बाद एक साथ नहीं रह पाएंगे बल्कि वो अलग अलग हो जाएंगे। जो नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे उन नए डीएनए मॉलिक्यूल्स में एक पेरेंटल अर्थात ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड होगा और एक नया डीएनए स्ट्रैंड होगा। इस वजह से हम इसे सेमी कंजर्व डीएनए कहते हैं, अर्थात आधा पुराना है और आधा नया है, तो आधा ही कंजर्व रहा आधा नया आ गया, तो इसे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहा गया। अब हम लोग अगले पॉइंट में आते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत कहां पर होती है। सेकेंड जो रूल है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। रेप्लिकेशन ऑलवेज, ठीक है, बिगिंस एट स्पेसिफिक साइट एंड प्रोसीड बाई डायरेक्शनली। यदि हम बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को देखें तो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम सिंगल और सर्कुलर होता है। बैक्टीरिया का जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो सर्कुलर होता है, 2 स्ट्रैंड हैं, ठीक है, और क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। यदि हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की बात करें तो हमारे क्रोमोसोम्स लीनियर होते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ये सेंट्रोमियर है। तो ये लीनियर क्रोमोसोम है, ये सर्कुलर क्रोमोसोम है। रेप्लिकेशन की शुरुआत जो सर्कुलर क्रोमोसोम है वो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स, और जो लीनियर क्रोमोसोम्स हैं वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। तो एक बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत कहां से हो। यदि मैं इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दूं, आप ये समझ लें, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, यदि इनके एंड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो ये सर्कुलर हो जाएगा, यदि एंड इनके एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं तो फिर ये लीनियर ही होगा, आप ऐसा समझ लें। तो डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत कहां से होती है? क्या डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत क्रोमोसोम पर कहीं से भी हो सकती है? जैसे एक ये डीएनए मॉलिक्यूल है तो क्या शुरुआत डीएनए रेप्लिकेशन की यहां से हो सकती है या यहां से भी हो सकती है, या इंटरनल किसी भी पोजीशन से डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत हो सकती है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत रैंडम नहीं है क्रोमोसोम पर, कहीं पर भी रैंडमली डीएनए रेप्लिकेशन शुरू नहीं होता है। डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत हमेशा एक स्पेसिफिक प्लेस, क्रोमोसोम पर एक ऐसा स्पेसिफिक साइट होगा जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू होगी, हमेशा वहीं से रेप्लिकेशन शुरू होगा। वो साइट्स क्रोमोसोम में कंजर्व होती हैं और हमेशा रेप्लिकेशन की प्रक्रिया वहीं से शुरू होगी। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या रेप्लिकेशन कहीं से भी रैंडमली शुरू कर सकते हो? तो नहीं, रेप्लिकेशन की शुरुआत हमेशा स्पेसिफिक साइट से होती है और उन रेप्लिकेशन साइट्स को हम रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स कहते हैं। तो जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी उसे हम रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट कहेंगे। जैसे कि यहां पर बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम काफी बड़े होते हैं, मैंने अभी इस तरह सर्कुलर बना दिया है। तो रेप्लिकेशन की शुरुआत मान लेते हैं यहां से, ये जो साइट है रेप्लिकेशन की शुरुआत यहां से होगी। तो रेप्लिकेशन की शुरुआत रैंडम नहीं होती, स्पेसिफिक साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, जिसे हम ओरिजिन साइट ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं या रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, हम ये नाम देते हैं। उसी तरह से हमारे क्रोमोसोम्स में भी जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं उनमें भी रेप्लिकेशन की जो ओरिजिन है वो स्पेसिफिक साइट से होगी। तो रेप्लिकेशन कहीं भी रैंडमली शुरू नहीं होता है, बल्कि कोई भी लिविंग सेल हो वहां पर उनके क्रोमोसोम पर रेप्लिकेशन की स्पेसिफिक ओरिजिन साइट्स होती हैं, हमेशा रेप्लिकेशन की शुरुआत वहीं से होती है। इसी वजह से हम लोगों ने यहां पर लिखा है रेप्लिकेशन ऑलवेज बिगिंस
एट स्पेसिफिक साइट, हमेशा एक स्पेसिफिक साइट से होता है, एंड प्रोसीड बाई डायरेक्शनली, और दोनों तरफ वो रेप्लिकेशन आगे बढ़ेगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप ये समझ लें, जब कभी भी क्वेश्चन आएगा रेप्लिकेशन ओरिजिन से, तो हमेशा स्पेसिफिक साइट से शुरू करना है, और उन रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट या सिंपली ORI, ये भी लिखते हैं, ओरिजिन से लिया गया है ORI। तो देखिए इन क्रोमोसोम्स, चाहे वो क्रोमोसोम बैक्टीरिया का हो चाहे यूकैरिया का हो, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट एट स्पेसिफिक साइट्स कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ORI। चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत हमेशा स्पेसिफिक साइट से होती है। DNA double helix is opened at the origin of replication and then unbound on both sides of the origin to form a structure called replication fork। आप इसको इस तरह से ध्यान रखेंगे, रेप्लिकेशन की शुरुआत हमेशा स्पेसिफिक साइट से होती है। जैसे एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं और ये इसकी रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है, जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी। तो जहां पर रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है, इसी रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट पर डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे। तो ये यहां पर डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए। जहां पर ये सेपरेशन होता है, ये पॉइंट जहां पर 2 डीएनए मॉलिक्यूल, जहां पर 2 डीएनए स्ट्रैंड्स, मैं यहां थोड़ा हेलिकल स्ट्रक्चर बना देता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आए। यहां पर तो एक दूसरे से क्वाइल्ड हैं, लेकिन इस पॉइंट पर आकर के वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं। हम लोग इस पॉइंट को नाम देते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क, फॉर्क का मतलब है, यहां पर रेप्लिकेशन फॉर्क का मतलब है वो पॉइंट जहां पर 2 स्ट्रैंड्स अलग हो रहे हैं और वो कन्वर्ट हो गए हैं सिंगल स्ट्रैंड में। यदि हम देखें तो ये सिंगल स्ट्रैंड है और ये पॉइंट है जहां पर ये डबल स्ट्रैंडेड है। तो जहां पर 2 स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे से अलग हो गए और सिंगल स्ट्रैंड हो गए, उसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। तो जिस जगह पर रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है, जब रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी तो डीएनए स्ट्रैंड्स वहां से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन में और आगे पढ़ते हैं तो ये फंक्शन डीएनए हेलिकेज एंजाइम करता है। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो आप इसको ध्यान रखेंगे। डीएनए स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो डीएनए डबल हेलिक्स इज ओपनड एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड देन अनबाउंड ऑन बोथ साइड। जब ये रेप्लिकेशन होगा तो यहां पर भी ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, इसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। दोनों तरफ डीएनए स्ट्रैंड्स क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है, बोथ साइड ऑफ द ओरिजिन टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। स्ट्रक्चर बनाता है जिसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। अब रेप्लिकेशन फॉर्क्स क्या है, आर द साइड्स विच सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज एक्सपोज्ड, at which single stranded DNA is exposed and at which DNA synthesis occur। यहीं पर वो साइट है जहां पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एक्सपोज हो रहे हैं और यहीं पर डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत हमेशा स्पेसिफिक साइट पर होती है, रैंडमली कहीं पर नहीं होगी। तो जब डीएनए मॉलिक्यूल्स में हम रेप्लिकेशन के लिए स्टडी करेंगे तो आपको ध्यान रखना है हमेशा स्पेसिफिक साइट पर रेप्लिकेशन शुरू होगा और वहीं पर सबसे पहले डीएनए स्ट्रैंड अलग होता है। और मैं कुछ इस तरीके से एक तरफ के लिए बना सकता हूं, ये पोजीशन आप समझ सकते हैं। यहां पर डीएनए स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हुए और जब डीएनए स्ट्रैंड्स अलग होते हैं तो यहीं पर रेप्लिकेशन चल रहा है। जहां पर रेप्लिकेशन चल रहा है तो ये जो पास में थोड़ा ये जो रीजन है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रीजन है। हम
इस पॉइंट को जहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो यहां पर ऐसा नहीं रेप्लिकेशन फॉर्क कोई एक स्ट्रक्चर है, कोई प्रोटीन है। रेप्लिकेशन फॉर्क का मतलब है जहां पर पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड अलग हुए हैं और जहां पर वो अलग होते हुए रेप्लिकेशन भी चल रहा होता है, आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट पर ही अलग हुए हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब रेप्लिकेशन होता है तो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स पर साइड से वो डायरेक्ट करती है उसे, और कभी भी रैंडमली रेप्लिकेशन इधर उधर स्टार्ट नहीं होता है। तो ओवरऑल मेरा बताने का मतलब ये था कि रेप्लिकेशन ओरिजिनेटेड एट स्पेसिफिक साइट। एक लास्ट में पॉइंट आता है कि जब स्पेसिफिक साइट पर ओरिजिनेट होता है और उसके बाद रेप्लिकेशन के बारे में हम लोगों ने लिखा बाई डायरेक्शनल। इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है। तो जब डीएनए स्ट्रैंड्स अलग हुए तो कुछ इस तरीके से रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट पर अलग हुए, मान लेते हैं ओरिजिन साइट है, तो एक रेप्लिकेशन फॉर्क ये है तो दूसरा रेप्लिकेशन फॉर्क ए भी हो सकता है, रेप्लिकेशन फॉर्क। यहां पर दोनों डीएनए स्ट्रैंड से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो क्या एक ही रेप्लिकेशन मशीनरी आकर के डीएनए पर असेंबल होती है और डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को गाइड करती है, कंप्लीट करती है। हम लोग इस पॉइंट को जब लेकर के आते हैं तो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस निकल के आता है, और इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल है, इसका मतलब है टू रेप्लिकेशन फॉर्क क्रिएटेड एट ए सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन की जो सिंगल ओरिजिन है वहां पर दो रेप्लिकेशन फॉर्क क्रिएट होते हैं। रेप्लिकेशन आर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन लीडिंग टू बाई डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ बोथ डॉटर स्ट्रैंड। आप इसको ये रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है, यहां पर हम लोग बाई डायरेक्शनल प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। जब यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट ओपन होगी इस तरीके से, तो दो रेप्लिकेशन फॉर्क क्रिएट होंगे। एक रेप्लिकेशन फॉर्क ये होगा और एक रेप्लिकेशन फॉर्क यहां पर होगा। ये फॉर्क इस तरफ मूव करेगा और ये फॉर्क इस तरफ मूव करेगा। दो रेप्लिकेशन फॉर्क वर्क करेंगे और जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो आधा डीएनए इस तरफ रेप्लिकेट करेगा, उसी तरीके से रेप्लिकेशन का प्रोसेस इस तरफ भी आगे बढ़ेगा। तो एक रेप्लिकेशन मशीनरी इस तरफ आगे मूव करते हुए जा रही है, दोनों स्ट्रैंड्स को रेप्लिकेट करते हुए, और यहां से एक रेप्लिकेशन मशीनरी लेफ्ट साइड रेप्लिकेट करते हुए आ रही है। तो ओवरऑल इसका मतलब यह है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया ओरिजिन साइट पर शुरू होगी तो ओरिजिन साइट पर दो रेप्लिकेटिंग मशीनरी असेंबल होगी। एक रेप्लिकेटिंग मशीनरी राइट साइड मूव करेगी डीएनए को रेप्लिकेट करते हुए, और एक रेप्लिकेटिंग मशीनरी लेफ्ट साइड मूव करेगी रेप्लिकेशन करते हुए। अर्थात डीएनए का रेप्लिकेशन दोनों तरफ शुरू होगा, राइट और लेफ्ट। इस तरह से इससे फायदा ये होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में जो समय है वो जस्ट आधा लगेगा। यदि एक ही रेप्लिकेटिंग मशीनरी हो और उसे पूरा डीएनए रेप्लिकेट करना हो तो उसे पूरा क्या करना होगा, एक तरफ राइट साइड रेप्लिकेशन करते हुए जाए,
पहले राइट साइड खत्म करे और देन वो दूसरी तरफ लेफ्ट साइड मूव करते हुए जाए और देन उसकी वो रेप्लिकेशन खत्म करे। यदि राइट साइड उसको लगते हैं 20 मिनट तो लेफ्ट साइड भी 20 मिनट लगेंगे और ओवरऑल जो समय होगा वो 40 मिनट लगेगा। लेकिन यदि रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट पर 2 रेप्लिसोम असेंबल हो, 2 रेप्लिसोम असेंबल हो करके और रेप्लिकेशन की प्रोसेस को 2 डायरेक्शन में ले जाएं, एक ले जा रहा है लेफ्ट साइड और एक रेप्लिकेशन को आगे बढ़ा रहा है राइट साइड। इस तरीके से लेफ्ट और राइट रेप्लिकेशन कंप्लीट होने में 20 मिनट ही लगेंगे, अर्थात पूरा डीएनए मॉलिक्यूल 20 मिनट में ही रेप्लिकेट हो जाएगा। तो जब भी हम डीएनए पर आएंगे, रेप्लिकेशन की शुरुआत की बात करेंगे कि रेप्लिकेशन की शुरुआत कहां होगी, तो रेप्लिकेशन हमेशा एक स्पेसिफिक साइट से शुरू होता है जिसको हम रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट कहते हैं, और वहां से शुरू होने के बाद रेप्लिकेशन की प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। उसी डायरेक्शन को हम बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहते हैं। सिंगल डायरेक्शन रेप्लिकेशन नहीं होता है। हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा इस तरह से समझ सकते हैं कि एक रेप्लिकेटिंग मशीनरी इस तरफ मूव करेगी और एक रेप्लिकेटिंग मशीनरी दूसरी तरफ मूव करेगी, ये बाई डायरेक्शनल है। तो जहां पर भी रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी, जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी, वहां पर 2 रेप्लिकेटिंग मशीनरी असेंबल होगी और दोनों तरफ रेप्लिकेशन आगे बढ़ेगा। इस वजह से बैक्टीरिया में, यूकैरिया में और आर्किया में जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो बाई डायरेक्शनल होता है। जहां से भी शुरुआत होगी वहां से दोनों तरफ रेप्लिकेशन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इन बैक्टीरिया यूकैरिया एंड आर्किया, जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है, वो बाई डायरेक्शनल होती है। अर्थात लिविंग सेल्स में रेप्लिकेशन का प्रोसेस बाई डायरेक्शनल है, ना कि सिंगल डायरेक्शन है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम पर रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट तो स्पेसिफिक है, लेकिन कितनी है? अब इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं बैक्टीरिया में और यूकैरिया में। तो यदि हम प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, ये क्लोज्ड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल हैं प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें डीएनए मॉलिक्यूल का नंबर 1 है, और वो कैसे होते हैं? क्लोज्ड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है। जबकि दूसरी तरफ हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को बना सकते हैं। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स लीनियर होते हैं। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स लीनियर हैं और उनके एंड आपस में क्लोज नहीं होते हैं। तो यहां पर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को कि किसमें कितनी रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स होती हैं। तो यदि हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बात करेंगे तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में केवल एक ओरिजिन साइट, रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट प्रेजेंट होती है। तो बैक्टीरिया में केवल एक ही रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है जिसको हम ORIC कहते हैं। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम कंटेन ए सिंगल या ओनली वन रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट।
तो बैक्टीरिया में जो रेप्लिकेशन ओरिजिन है वो केवल एक ही साइड पर होगा क्रोमोसोम पर। तो एक जगह पर रेप्लिकेशन होगा, लेकिन जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो बाई डायरेक्शनल है। एक जगह पर रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी, लेकिन रेप्लिकेशन की प्रोसेस दोनों तरफ आगे बढ़ेगी, अर्थात इस तरफ से भी रेप्लिकेशन होगा और इस तरफ से भी रेप्लिकेशन होगा। तो बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन इज सिंगल ओरिजिन एंड बाई डायरेक्शनल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट केवल एक होती है, उसे ORIC, जो ये ORI है वो ओरिजिन के लिए स्टैंड करता है और C क्रोमोसोम के लिए स्टैंड कर रहा है, तो ORIC भी कह देते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बैक्टीरियल क्रोमोसोम पर रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट को ORIC भी कह देते हैं, और ये केवल एक ही साइट है पूरे क्रोमोसोम पर, और जहां पर ये साइट प्रेजेंट है वहां से रेप्लिकेशन की प्रक्रिया दोनों तरफ आगे बढ़ेगी। तो इन प्रोकैरियोट्स प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज सिंगल ओरिजिन, ये सिंगल ओरिजिन है, सिंगल ओरिजिन एंड बाई डायरेक्शनल, लेकिन प्रोसेस दोनों तरफ आगे बढ़ेगा बाई डायरेक्शनल। सिंगल ओरिजिन बाई डायरेक्शनल। जबकि हम यूकैरियोट्स में यदि आए तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम बहुत बड़े होते हैं और इनको रेप्लिकेट करने के लिए बहुत समय चाहिए क्योंकि बहुत बड़े हैं। तो यदि एक डीएनए पॉलीमरेज या ये कहें दो रेप्लिकेटिंग मशीनरी बाई डायरेक्शनल प्रोसेस में एक ही ओरिजिन साइट से शुरुआत करती हैं, तब भी बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में मल्टीपल रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स होती हैं, ओरिजिन साइट्स के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, तो मल्टीपल रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स, ओरिजिन साइट्स मल्टीपल है। और इसके साथ ही जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है वो बाई डायरेक्शनल है। हर रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट से रेप्लिकेशन की प्रोसेस दोनों तरफ आगे बढ़ती है। तो मल्टीपल रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट से, तो ओरिजिन कैसी होगी, मल्टीपल ओरिजिन। रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होगा वो मल्टीपल साइट पर ओरिजिनेट होगा, मल्टीपल ओरिजिन एंड बाई डायरेक्शनल। एंड बाई डायरेक्शनल। तो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम पर मल्टीपल साइट्स पर शुरू होती, केवल एक सिंगल साइट पर शुरू नहीं होती है। इस वजह से रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो मल्टीपल ओरिजिन और बाई डायरेक्शनल हुआ, जबकि प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन है वो सिंगल साइट पर शुरू होता है और ये बाई डायरेक्शनल है। तो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस बाई डायरेक्शनल है, लेकिन ओरिजिन के हिसाब से डिफरेंस है। यूकैरियोट्स में लगभग हर 20,000 से और 3 लाख बेस पेयर्स के बीच में एक रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट पाई जाती है। तो यदि क्रोमोसोम बड़ा है, बहुत बड़ा है, यदि वहां पर एक रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट होगी तो उसको रेप्लिकेट करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। यदि रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स का नंबर बहुत ज्यादा होगा तो हर एक रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट पर हम एक रेप्लिकेटिंग मशीनरी को असेंबल कर सकते हैं और दोनों तरफ यदि हम उसका रेप्लिकेशन करेंगे तो कम समय में रेप्लिकेशन की प्रोसेस को खत्म कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में एक डिफरेंस भी रहता है रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स को लेकर के कि किसमें कितनी रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स हैं, इसको ध्यान रखना है। तो बैक्टीरिया में सिंगल ओरिजिन बाई डायरेक्शनल, यूकैरिया में मल्टीपल ओरिजिन बाई डायरेक्शनल। अब एक और अंतर आता है, या ये कहें एक पॉइंट आप और भी ध्यान रखें कि यूकैरियोट्स में ईस्ट में रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स को हम लोग ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस कहते हैं, ARS कहते हैं। जब यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन हम लोग पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट था, दूसरा रूल था डीएनए रेप्लिकेशन का कि डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत कहां से होगी। तो आपको ध्यान रखना है शुरुआत हमेशा स्पेसिफिक साइट से होती है और जहां से भी शुरुआत होगी वहां से दोनों तरफ रेप्लिकेशन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। एक टर्म और आता है जिसे हम रेप्लिकॉन कहते हैं।
कि रेप्लिकॉन क्या है। रेप्लिकॉन एक टर्म आता है, रेप्लिकॉन क्या है। तो रेप्लिकॉन को हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकॉन इज द यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन that has a replication origin site. replication origin site जो रेप्लिकेशन की यूनिट है वो रेप्लिकॉन है, अर्थात डीएनए सेगमेंट हम कह सकते हैं वो डीएनए सेगमेंट जिसमें एक रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट प्रेजेंट हो, और वो जब भी रेप्लिकेशन वहां शुरू होगा तो वो पूरा डीएनए सेगमेंट रेप्लिकेट किया जाएगा। यदि हम बैक्टीरिया को देखें तो यहां पर एक रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है, और इसके बाद यदि हम आएंगे तो पूरा का पूरा जो डीएनए है वो कवर करेंगे और फिर उसी साइट पर आ जाएंगे। तो कभी कभी हम लोग मोर और लेस ये भी कह देते हैं रेप्लिकॉन के बारे में, डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट बिटवीन रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स। रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स के बीच का जो डीएनए सेगमेंट है उसे हम रेप्लिकॉन कहते हैं। तो बैक्टीरिया में यदि हम देखें तो एक ही रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है, और इसके बाद जो पूरा डीएनए बच रहा है उसे हम रेप्लिकॉन कहते हैं, क्योंकि एक बार रेप्लिकेशन की शुरुआत हुई तो पूरा कॉपी कर लिया जाएगा। तो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में कितने रेप्लिकॉन होंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है एक ही रेप्लिकॉन है। जबकि यदि हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम पर ध्यान दें तो मल्टीपल रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स हैं। मल्टीपल रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स को यदि हम देखेंगे तो हर ओरिजिन साइट के बीच में एक डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट है। तो मल्टीपल रेप्लिकॉन्स यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में होते हैं। तो यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन एक सेगमेंट जिसमें एक रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है और उस रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट से उसे रेप्लिकेट किया जाएगा, तो उस पूरे सेगमेंट को हम लोग रेप्लिकॉन कहते हैं। तो रेप्लिकॉन कोई डिफरेंट टर्म नहीं है, ये एक सेगमेंट है डीएनए का जो एक पर्टिकुलर रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट से रेप्लिकेट होगा, तो हम उस पूरे सेगमेंट को रेप्लिकॉन कहते हैं। क्योंकि यूकैरियोट्स में बहुत सारी रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स हैं, इस वजह से वहां पर मल्टीपल रेप्लिकॉन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम में, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड जो रूल था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि रेप्लिकेशन हमेशा स्पेसिफिक साइट से शुरू होगा, और ओवरऑल आपने ये जाना कि बैक्टीरिया में सिंगल ओरिजिन और बाई डायरेक्शनल, यूकैरिया में मल्टीपल ओरिजिन और बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, रेप्लिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है, वो ये है, रेप्लिकेशन ऑलवेज प्रोसीड्स इन 5:3 डायरेक्शन। रेप्लिकेशन की प्रक्रिया हमेशा प्रोसीड करती है 5:3 डायरेक्शन में एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस, और रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो सेमी डिसकंटिन्यूअस है, आपको ये ध्यान रखना है।